नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस अफसरों के तबादले की खबर मिल रही है। 4 मंडलों के कमिश्नर, मंडलायुक्त बदल दिए गए। मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा को बस्ती मंडल का कमिश्नर बना दिया गया है। ऐसे ही गौरव दयाल बने हैं अयोध्या मंडल के कमिश्नर। नवदीप रेणवा बने हैं अलीगढ़ के कमिश्नर और मुथु कुमार स्वामी मिर्जापुर कमिश्नर का प्रभार उनको दिया गया है। जगदीश को यूपी मेडिकल सप्लाई का प्रबंध निदेशक बनाया गया है और अखंड प्रताप सिंह गृह विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किए गए। 6 आईएएस अफसरों के तबादले। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर, जो इन ट्रांसफर्स के बारे में और विस्तार से बताएंगे और इसमें खास बातें बताएंगे। अनुभव। देखिए, बिल्कुल राजन, जिस तरीके से आज 6 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, इसमें कमिश्नर्स को बदला गया है। चाहे मिर्जापुर के कमिश्नर की बात करें, वहां पर योगेश्वर राम मिश्रा थे, उनको बस्ती मंडल भेजा गया, यानी एक्सचेंज किया गया। जो वहां पर था उसको दूसरी जगह भेजा गया और दूसरे की जगह जो खाली हुई वहां पर नए व्यक्ति को भेजा गया। इसी तरह गौरव दयाल को देखिए, अभी तक कमिश्नर अलीगढ़ मंडल थे, अब उनको अयोध्या मंडल भेजा गया। यानी कहाँ पर सरकार के काम की क्या प्राथमिकता है, कहाँ पर सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो पिछड़ रही है। अगर पिछड़ रही है तो अफसरों को बदला गया है, इसलिए कि वहाँ वो जिस मंडल में थे वहाँ बेहतर काम कर रहे थे, अब दूसरी जगह पर जाएं तो वहाँ पर भी वही स्पीड है। और 2 दिन पहले आप देखिए 8 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, कल आप देखिए 3 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, आज 6 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। यानी अब तक 3 दिनों के भीतर हम देख रहे हैं कि लगभग 17 आईएएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं। और इसमें सीडीओ को भी बदला गया है, कमिश्नर को भी बदला गया है। एक और जो हमें इस लिस्ट में दिख रहा है, जैसे प्रबंध निदेशक बनाया गया, अपर प्रबंध निदेशक। ये जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन था, आपको याद होगा जब ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बने और उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली तो यही पहुंचे थे और यही मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने छापा मारा था। करोड़ों की दवाई वहां पर बर्बाद हो रही थी, एक्सपायर हो रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। और तब भी उन्होंने कहा था जांच करेंगे, फिर वहां पर जो उस पर प्रबंध निदेशक उनको हटाया गया था। अब ये नए व्यक्ति को भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने थोड़ा इतिहास भी बता दिया। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। 4 मंडलों के कमिश्नर ट्रांसफर। और आगे बढ़ेंगे प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर के साथ। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की बैरक बदल दी गई है। अली अहमद को तन्हाई बैरक में भेज दिया गया है। 24 घंटे अब सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा अली अहमद। अतीक गैंग के गुर्गों के साथ मेलजोल बढ़ाने पर यह बैरक बदली गई है। जेल की सुरक्षा के मद्देनजर जेल प्रशासन ने फैसला लिया है। तन्हाई बैरक में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 24 घंटे निगरानी होगी। अली ने इसी साल 30 जनवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। अली के खिलाफ पिछले साल 31 दिसंबर को प्रयागराज के करेली थाने में प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के साथ साथ दूसरी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। सरेंडर के बाद से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली अहमद। मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर है। मोइन, ये जो नया स्टेप लिया गया है, इसके मायने क्या है? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसका छोटा भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ बरेली जेल में बंद है। दोनों बेटे अलग अलग जेल में बंद है। तो जो अली अहमद था, इसके खिलाफ जो है वो पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ था। 30 जुलाई को उसने कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। दरअसल जिस बैरक में वो रखा गया था, उसी बैरक में अली के भी कुछ साथी रहते थे और उसके अगल बगल की बैरक में भी अतीक अहमद के कई गुर्गे रहते थे। तो जब बैरक खुलती थी तब ये सब लोग इकट्ठा होते थे। तो सुरक्षा के मद्देनजर अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को तन्हाई बैरक में शिफ्ट किया गया है। उस बैरक में अकेले सिर्फ अली अहमद ही रहेगा। अगल बगल की बैरकों में जो दूसरे लोग रहेंगे वो एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। और सुरक्षा के मद्देनजर जो जेल प्रशासन का कहना है कि उसने सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। और वहां पर चारों तरफ जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। सीसीटीवी कैमरों से लगातार 24 घंटे अली अहमद की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो जो जेल प्रशासन है उसका कहना है कि हम वक्त वक्त पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हैं और उसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। एचएमए ग्रुप से जुड़ी है इस वक्त की यह बड़ी खबर। एचएमए ग्रुप के ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है। इस ईमेल में विदेशी खाते में रकम जमा करवाने का जिक्र है। मीट एक्सपोर्ट के बाद रकम के लिए किए गए ईमेल में विदेशी खाते में पैसे जमा करने का जिक्र है। सूत्रों के हवाले से खबर है
कि एचएमए ग्रुप ने ईमेल को डिलीट कर दिया है, लेकिन आईटी की टीम रिकवर करने में जुटी हुई। नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे आगरा संवाददाता और विस्तार से बताएंगे आईटी टीम के प्रयासों के बारे में। नितिन, कुछ दिन पहले एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो जुल्फकार एंड ब्रदर्स और देश के टॉप 3 जो मीट एक्सपोर्टर है उनकी जो फर्म है उस पर आईटी की रेड पड़ी थी। धीरे धीरे जांच अब आगे चल रही है। 100 करोड़ से ज्यादा की रुपए उन्होंने सरेंडर किए। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस आईटी ने पकड़ा है, जिसके तहत जो विदेशी ये धन है वो विदेशी खाते के जरिए उनके रूट कराने का मामला सामने आया। और इसी क्रम में एचएमए ग्रुप का एक आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मेल पकड़ा है जिसमें एक विदेशी कंपनी के खाते में पैसे जमा कराने की बात सामने आई है और आईटी ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। इस मामले में कई सारे और भी मेल हैं और जब आनंद फानंद ये मामला पकड़ा गया है तो कई सारे मेल डिलीट कर दिए हैं, कई सारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्वेश्चनिंग पर ये पूरा मैटर आने वाला है, किस तरीके से पैसे को रूट कराया गया, रूट के जरिए काले धन को सफेद धन में करने की पूरी कवायद की गई। इस मामले में फेमा के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। ईडी भी हो सकता है इस मामले को टेकअप करे, क्योंकि लगातार एक आईटी की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस मामले में अगर जो वांछित तत्व पाए जाते हैं तो इस मामले में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो भी अपनी तरफ से पूरे मामले को टेकअप कर सकता है। ऐसी सूचना सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। तो लगातार जिस तरीके से काला धन विदेशों से आया उसके तमाम स्रोतों को छिपाया गया, दूसरे खाते में ट्रांसफर करके उसको फिर इंडियन अकाउंट में किया गया। इसके साथ ही और भी कई सारी चैट्स हैं, पाकिस्तान कनेक्शन, कश्मीरी गार्ड कनेक्शन, ये एचएमए ग्रुप का जो पूरा जो कनेक्शन है इसको लेकर अब आईटी के ने एक मेल पकड़ा है। उस मेल के जरिए अब आईटी की टीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल अब इनको नोटिस सर्व करने जा रहा है और उसके आधार पर चीजें तमाम तय की जाएंगी। बहुत धन्यवाद नितिन उपाध्याय आपका। ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल, अब आईटी की टीम इसको रिकवर करने में जुटी है चूंकि इस ईमेल को डिलीट कर दिया गया। इससे पहले 100 घंटे तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल चुकी है। नितिन उपाध्याय ने बताया कि जांच का दायरा अब बढ़कर विदेश तक पहुंच सकता है। अघोषित आय का पिछली रेड में पता चला था और उसके बाद से लगातार दबाव जांच का बना हुआ है एचएमए ग्रुप के ऊपर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार का रण तेज हो चुका है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव आज करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। तेज प्रताप यादव नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और इधर भाजपा नेता भी मैनपुरी में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। बीएल वर्मा और राजवीर सिंह राजू भैया भोगांव में जनसंपर्क करेंगे। ये ताजा अपडेट मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ा हुआ। लोकसभा का उपचुनाव है मैनपुरी सीट पर और इसीलिए दोनों ही दल सक्रिय। तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव अलग अलग माध्यमों से जनसंपर्क के प्रयास में जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इधर अपने जनसंपर्क अभियान को तेज करेगी। बीएल वर्मा और राजवीर सिंह राजू भैया भोगांव में जनसंपर्क अभियान आज चलाएंगे। मैनपुरी में उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। तेज प्रताप यादव नुक्कड़ सभा के जरिए अभियान चलाएंगे और धर्मेंद्र यादव डोर टू डोर कैंपेन करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए और डिंपल यादव के लिए। भाजपा नेता भी मैनपुरी में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, जनसंपर्क करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए कौन कौन प्रचार करेगा। सपा उम्मीदवार के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलेगा और मैनपुरी सदर में डिंपल यादव के लिए प्रचार होगा। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव प्रचार में जुटे आज। इसके अलावा आपको बताएं किशनी विधानसभा में भी प्रचार तेज हो चुका है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की नुक्कड़ सभा है आज वहां पर किशनी में। डिंपल यादव के लिए सपा नेताओं का धुआंधार प्रचार दिखाई दे रहा है। भोगांव विधानसभा में सपा जिलाध्यक्ष का प्रचार देखने को मिल रहा है। डिंपल यादव के लिए यह डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है और ये तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस अभियान में जुटे हुए हैं। डिंपल यादव के प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के जीत के जो संभावनाएं हैं उसको मजबूत करने ये आपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। आइए अब बात करते हैं भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य के बारे में, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो आप देख लीजिए कैसे कैंपेन चला रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। तमाम जो स्टालवर्ड्स हैं समाजवादी पार्टी के वो क्षेत्र में सक्रिय हैं।
अलग अलग माध्यमों से। डिम्पल यादव को आप देखिए, वो भी मैनपुरी में, और देखिए उनके सभा करने का तरीका क्या है। महिलाओं तक पहुंच रही हैं वो, और किस तरीके से पहुंच रही हैं वो उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। सभाओं के जरिए, छोटी सभाओं के जरिए मिल रही हैं लोगों से, जनसंपर्क कर रही हैं और अपील कर रही हैं कि उन्हें वोट दें और समाजवादी पार्टी को जिताएं। तस्वीरें डिम्पल यादव के प्रचार की। और आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें कि सपा आज अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मना रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली जयंती है और इस मौके पर सैफई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें परिवार के सदस्य शामिल हो रहे हैं। इनमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और साथ साथ परिवार के दूसरे लोग भी शामिल हैं। क्योंकि अभी अक्टूबर में ही देहांत हुआ मुलायम सिंह यादव का, और इसीलिए ये जो पहली जयंती है इसको सादगीपूर्ण तरीके से मनाने की तैयारी समाजवादी पार्टी की, जो कि उनके जीवित रहते बहुत धूमधाम से मनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद ये पहली जयंती, और देखिए आप क्या तैयारी है वहां सैफई में इस कार्यक्रम की। पूरा परिवार वहां पर एकजुट होगा। ताजा अपडेट मिल रही है, सैफई पंडाल पहुंच गए समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और नेताजी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। नेताजी को हम याद करते ही हैं, ये उन्होंने पहुंचकर कहा। आज उनको याद करने का विशेष दिन है। तो ये बयान वहां पर पहुंचने के बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का सैफई में वहां पंडाल में पहुंच गए, जहां पर जयंती कार्यक्रम मनाया जाना है आज। और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि नेताजी को तो हम याद करते ही हैं, लेकिन आज उनको याद करने का विशेष दिन है। यह बयान प्रोफेसर रामगोपाल यादव का वहां पंडाल में पहुंचने के बाद। तस्वीरें देख लीजिए आप पंडाल में पहुंचने के बाद की प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी। उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, उनको याद करने का कार्यक्रम है। याद तो वैसे ही किए जाएंगे, लेकिन ये उनका जन्मदिन है, इसलिए एक विशेष मौका होगा। समाजवादी पार्टी की तस्वीरें आपने देख ली, उससे जुड़ी तस्वीरें आपने देखी। अब हम बात करेंगे भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए कौन कौन प्रचार करेगा। जी, रघुराज शाक्य का धुआंधार प्रचार होगा। भाजपा के कई बड़े नेता उनके प्रचार में जुटे हुए हैं और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा का नाम है, प्रचार कर रहे हैं। भाजपा सांसद राजवीर सिंह भी प्रचार में जुटे हुए हैं रघुराज शाक्य के। भोगांव विधानसभा में राजवीर सिंह का चुनाव प्रचार दिखाई दे रहा है। भाजपा के MLC आशीष यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। MLC सुभाष यदुवंश ने भी रघुराज शाक्य के लिए वोट मांगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता मैनपुरी में सक्रिय हैं और रघुराज शाक्य की जीत को वो सुनिश्चित करना चाह रहे हैं अपने इन प्रयासों के द्वारा, जो आपने देखे। तस्वीरें भी देख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो, इसके लिए प्रयास। खबर कानपुर से, वहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर आ रही है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने की खबर है। बदमाश के पास से सरकारी रिवॉल्वर बरामद हुई है। न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी से ये रिवॉल्वर चोरी हुई थी। 9 सितंबर को रिवॉल्वर, वर्दी और दस्तावेज चोरी हुए थे। इस बदमाश से, जिसे मुठभेड़ में गोली लगी है, उसके पास से सरकारी रिवॉल्वर बरामद हुई है। न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी से ये रिवॉल्वर चोरी की गई थी। इधर गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश के एक पैर में गोली भी लग गई, जबकि एक बदमाश रात का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। बदमाश के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाश निखिल यादव पर कुल 10 मामले दर्ज हैं। बड़ी अपडेट। कासमाबाद क्षेत्र में इंस्पेक्टर कासमाबाद अपनी पूरी फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पर 2 लोग सवार थे, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने पुलिस टीम पे प्राणघात हमला किया, फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी है और एक बदमाश फरार हो गया है। बीती रात कासमाबाद पुलिस और स्वाट टीम किसी अपराधी के आने की सूचना पर चेकिंग अभियान के तहत
सिदौत गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के पास चेकिंग अभियान चला रहे थे और तभी बाइक सवार 2 लोग आते हुए दिखे। अब खबर बुलंदशहर से है। यहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब अपराधियों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बुलंदशहर में लिफ्ट देने के नाम पे लूट की कुछ घटनाएं जो है हमारे संज्ञान में आई थी। इनके अनावरण के लिए ये खुर्जा देहात की टीम और एसओजी की टीम को लगाया गया था। तो आज चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग में एक संदिग्ध वाहन हमें दिखा, 64 गाड़ी दिखी जो रुकने पे रुकी नहीं। तो जब ये भागी तो जब पुलिस बल ने पीछा किया तो ये मेन मार्ग से उतर के नीचे की तरफ उतरे और 3 बदमाश इसमें थे। तीनों ने उतर के पुलिस बल के ऊपर फायरिंग की। जो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई हुई है उसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और एक जो है बदमाश जो है वो भाग लिया है और कॉम्बिंग उसकी की जा रही है और पकड़ने के प्रयास जारी हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में फायरिंग से दहशत है। एक युवक पर ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने से शाहिद नाम का फर्नीचर व्यापारी जख्मी हो गया है और बताया जा रहा है कि शाहिद के शरीर में 3 गोलियां लगी। घायल युवक महिला को पिकनिक स्पॉट पर छोड़ने बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दी और शाहिद को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया और फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। सनसनीखेज खबर लखनऊ से। पिकनिक स्पॉट रोड पर यह फायरिंग की गई। इस युवक पर फर्नीचर का कारोबारी नाम शाहिद, जिन लोगों ने फायरिंग की उनकी तलाश कर रही है पुलिस। 3 गोलियां लगी हैं शाहिद को। तस्वीरें देखिए आप। इंदिरा नगर थाना इलाके का मामला है। पिकनिक स्पॉट पे गोली मारने के बाद आरोपी फरार। पुलिस वहां पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन आरोपियों की तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। 3 गोलियां लगी हैं शाहिद को। फर्नीचर का व्यापारी मछली मंडी के पास गोली मारी शाहिद को बदमाशों ने। इंदिरा नगर थाना इलाके का मामला है। लखनऊ से खबर, सनसनीखेज खबर। 6 से 7 राउंड फायरिंग से इंदिरा नगर में दहशत। अज्ञात लोगों द्वारा इनको गोली मार करके हमला हुआ है। अभी ये यहाँ पर लोहिया में आकर के एडमिट है, जहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है। इन लोगों द्वारा गोली मारी गई, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर कानपुर में मुस्लिम महिला ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। 3 तलाक के मामले में इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या करने की बात की है। 3 तलाक के मामले में पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र भी लिखा है और महिला ने इसमें जिक्र किया है कि उसके पति ने फोन पर एक साथ उसे 3 तलाक दे दिया। पति के बड़े भाई पुलिस में और इसीलिए परिजनों पर फर्जी केस लगवा रहे हैं। महिला ने यह भी लिखा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो सीएम आवास पर मासूम बच्ची के साथ आत्महत्या कर लेगी। पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस महिला ने। आरोप उसका यह है कि उसे फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। इधर गोरखपुर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। ऑटोमोबाइल व्यापारी को उसी के कर्मचारी ने लंबे वक्त से चूना लगाया पहले, और जब पकड़ गया तो नौकरी छोड़ दी। कर्मचारी बिजनेस पेटीएम अकाउंट का पैसा पहले मालिक को ट्रांसफर कर देता था, लेकिन बाद में उन पैसों को दोबारा अपने अकाउंट में रिफंड करा लेता था। ग्राहकों से अपने अकाउंट में भी पैसे लेता था और इस तरह उसने मालिक को धीरे धीरे 10 लाख रुपए तक का चूना लगा दिया। चोरी के पैसे से कर्मचारी ने डीजे खरीदकर अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया है। ग्राहकों से अपने पेटीएम के अंदर पेमेंट लेता था और वो पेमेंट बाद में सेठ के खाते में डाल देता था, लेकिन चालाकी से वो पैसा सेठ के बिजनेस पेटीएम अकाउंट से वो वापस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था और उसका सेठ को पता नहीं चलता था। इस तरीके से इसने कुल 8,81,000 रुपये का गबन किया। 8,81,000 रुपये का गबन। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। गोला वन रेंज के जमुनाबाद फार्म इलाके में तेंदुए का आतंक बढ़ गया था और तेंदुए ने 3 लोगों को मार भी गिराया था। लोग डर की वजह से खेत में नहीं गए। आतंक का पर्याय बने तेंदुए को कई महीने से वन विभाग की टीम पकड़ने में लगी थी और अब जाकर इस टीम को सफलता। अगली अपडेट महाराजगंज से है। खेत में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए की तलाश करने में जुटी है वन विभाग की टीम और आसपास के गांवों के लोगों में दहशत का माहौल है। बड़ी अपडेट।
महाराजगंज से खबर है, खेत में तेंदुआ दिखा है, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप। आप देख लीजिए वीडियो इसका। इस तेंदुए को तलाश करने में वन विभाग की टीम जुटी है, लेकिन चूंकि ये दिखा है खेत में, इसलिए आसपास के गांव में दहशत। देखिए, वन विभाग की टीम इसी तेंदुए की तलाश कर। एक और बड़ी अपडेट, प्रदेश में 4 बायोडायवर्सिटी पार्क बनेंगे। मिर्जापुर, बुलंदशहर, बदायूं और हापुड़ में ये बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जाएंगे और केंद्र सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए बजट भी मंजूर कर लिया है। योजना को धरातल पर उतारने के लिए वन विभाग ने कार्य योजना भी तैयार की है। चारों परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरी हो जाएंगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुपम गुप्ता को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 4 जगहों पर बायोडायवर्सिटी पार्क, 25 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर। इसी बड़ी अपडेट के साथ 11 की गर्जना में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।